डेंगू को देखेंगे। और आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे डेंगू फीवर के बारे में, डेंगू हेमोरेजिक फीवर के बारे में, इसके जो टाइप्स हैं, वेरिएंट्स हैं, डेंगू सॉक्स सिंड्रोम के बारे में। इसके अलावा हम लोग इसके साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे, इसकी एपिडेमियोलॉजी को देखेंगे, और हम लोग अभी जो है इसका लोड देखेंगे, इंडिया और वर्ल्ड वाइड क्या है। इसका जो है हम लोग डायग्नोसिस देखेंगे, इसका मैनेजमेंट देखेंगे, और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का पार्ट देखेंगे। तो हम बारी बारी से इसको हम लोग अभी शुरू करते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग वाटर पॉइजन के नाम से भी जानते हैं। डेंगू को एसोसिएटेड विद फ्लाइंग इंसेक्ट हम लोगों को मालूम है। इसमें जो है एडिस इजिप्टी जो है इन्वॉल्व होता है। जो पहला केस है, द फर्स्ट केस जो है वो डेंगू फीवर का 1956 में वेलोर में पाया गया। और फर्स्ट जो है डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो है उसको हम लोग जो है 1963 में कलकत्ता में जो है वो मिला था। इसमें जो है ये अर्बो वायरस है। आपको एक्यूट वायरल डिजीज होता है, फ्लू लाइक इलनेस इसके अंदर होता है। ट्रांसमिटेड बाई जो है एडिस इजिप्टी जो है हमारा इन्फेक्टेड बाइट जो होता है उसका उससे होता है। मैन डेवलप्स डिजीज आफ्टर 5 to 6 days of being bitten by infected mosquito. The complex disease with wide spectrum of clinical presentation, इसमें काफी सारे जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा डेंगू फीवर इज सेल्फ लिमिटिंग डिजीज इन मेजॉरिटी। इसमें जो होता है सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है, कोई स्पेसिफिक इसका जो है ये हमारा ट्रीटमेंट नहीं होता, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। और सेल्फ लिमिट करता है। अगर हम लोग इसके डिजीज के जो है लोड के बारे में देखें तो मेजॉरिटी ऑफ डिजीज जो है डेंगू वायरस का जो मैनिफेस्टेशंस है वो एसिम्टोमेटिक मेजॉरिटी है। उसके बाद जो है उससे जो है थोड़ी डिजीजेज जो होती हैं हमको वो डेंगू फीवर में और डेंगू जो है हेमोरेजिक फीवर में दिखती हैं। इसके अलावा जो है हम लोगों को जो है वो बहुत कम केसेस जो होते हैं, हम इसके परसेंटेज के बारे में भी आगे बात करेंगे, वो डेंगू जो है वो सॉक सिंड्रोम के हमको केसेस मिलते हैं। तो मैनेजमेंट के ऊपर है, जितना अर्ली जो है ये हम लोग डिटेक्शन करें और जितना अर्ली हम लोग इसके लिए मैनेज करें, इसका आउटकम उतना ही बेहतर आता है। ग्लोबल सिनारियो अगर हम लोग देखें, ग्लोबली जो है वो मोर देन 125 कंट्रीज जो है डेंगू इंडेमिक है। और इसमें जो है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। पैंडेमिक बिगेन इन साउथ ईस्ट एशिया आफ्टर वर्ल्ड वार टू एंड सेवरल एपिडेमिक सिंस 1980s। 319 अप्रॉक्स 390 मिलियन डेंगू इन्फेक्शंस पर ईयर जो केस हम मिलते हैं, और 96 मिलियन मैनिफेस्ट क्लिनिकली इनके अंदर जो है मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं। अराउंड 5 लाख विद सीवियर डेंगू रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन पर ईयर, मेजॉरिटी इसमें चिल्ड्रंस होते हैं। तो 5 लाख तक जो है केसेस जो होते हैं वो इतने सीवियर होते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इसमें जो चिल्ड्रंस होते हैं वो जो एज ग्रुप है, स्कूल गोइंग एज ग्रुप है, वो ज़्यादा इसमें जो है आपको केसेस मिलते हैं। 2.5% जो है अप्रोक्सीमेटली जो है ऑफ दोज इफेक्टेड डाइज। तो अगर उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिलता है तो वहाँ हमारा एक्चुअली अगर ट्रीटमेंट मिलता है तो लेस देन 1% का मोर्टालिटी यहाँ मिलता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला और सही तरीके से सही टाइम पे डायग्नोसिस ना हुआ, उसका मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो वैसे कंडीशन पे मोस्टली 2.5% तक के केसेस जो हैं वो डाई करते हैं। अगर हम लोग कंट्री वाइज देखें, यहाँ इंडिया के बारे में देखें, तो इसमें डबल पीक जो है डेंगू हेमोरेजिक फीवर का मिला। एपिडेमिक अकर्स इन कलकत्ता इन जुलाई 1963 एंड मार्च इन 1964 इन सेम प्लेस कलकत्ता। न्यू दिल्ली में बहुत सारे आउटब्रेक्स हुए हैं इसके। 1967 से शुरू हुआ और 70 में, 19 जो है 82 में, 96 में, 2005 में, 2010 में और 2015 में। तो ये काफ़ी सारे आउटब्रेक्स इसके होते रहते हैं। और रैपिड अर्बनाइजेशन, लाइफ स्टाइल चेंजेस, पुअर वाटर जो है मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज़ के स्प्रेड में और इस डिजीज़ के आउटब्रेक में। केस जो है पीक आफ्टर मानसून, जो ये पेरिनियल डिजीज है मानसून के टाइम पे और रेनी सीजन में जो है ये इसका आउटब्रेक होता है।
इंडेमिक इन 31 स्टेट्स। इंडिया में 31 स्टेट के अंदर ये इंडेमिक है, और इसका जो है केस फैटिलिटी रेट जो होता है वो 0.65% होता है। हम लोग अगर देखें तो इसमें ये हम लोग अगर देखें तो ये पूरे जो है प्रिवेलेंट इन थ्रू आउट इंडिया इन मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड टाउन्स में ये दिख रहा है, सिटीज में दिखता है। लेकिन आउटब्रेक जो है वो हमको रूरल एरिया में भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कुछ केसेज रिपोर्टेड हुए हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, इनके रूरल जो प्लेसेज हैं हमारे, वहां भी ये केसेज रिपोर्ट होते हैं हुए। अगर हम लोग ईयर वाइज इस केसेज और डेथ को देखें तो इसमें 2015 में ऑलमोस्ट 1 लाख के केसेस मिले इसमें, और डेथ जो है अराउंड 220 डेथ जो है हुए इसमें। 2016 में 1 लाख 20 ऑलमोस्ट 1,30,000 के करीब करीब जो है केसेस मिले, और उसमें 245 जो है डेथ्स हुए। 17 में 1,88,000 के करीब, और उसमें जो है 325 केसेस मिले तो डेथ हुए। और 18 में ओवर 1 लाख जो है उसमें भी केसेस मिले, और 172 जो है हमारा डेथ्स यहाँ मिला। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि केसेस भी बढ़ रहे हैं और डेथ्स भी साथ साथ में बढ़ रहे हैं। तो कंट्रोल जो है वो ये काफी सेंसिटिव डिजीज होगा, और इसको जो है इसका कंट्रोल और इसका प्रिवेंशन पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एपिडेमियोलॉजी अगर हम लोग बात करें इसके बारे में तो डेंगू जो है उसका एजेंट जो होता है वो सिंगल स्ट्रेन का जो होता है आरएनए वायरस, एंड इन फैमिली ऑफ फ्लेविडी। 4 डेंगू सीरोटाइप, इसके 4 सीरोटाइप होते हैं, देन 1, 2, 3 और 4। एंटीजेनिकली जो है सिमिलर एंड क्रॉस प्रोटेक्शंस इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। इसमें जो है इन्फेक्शन विद एनी वन सीरोटाइप्स कंफर्म्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टू वायरस सीरोटाइप। तो एक बार इन्फेक्शन होता है तो लाइफ लॉन्ग जो है इसका इम्यूनिटी दिखता है। फर्स्ट इन्फेक्शन जो है वो सेंसिटाइज करता है पेशेंट को, और सेकेंड इन्फेक्शन डिफरेंट सीरोटाइप ये बहुत रेयर होता है। वेक्टर इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो फीमेल मॉस्किटो होती है एडिस एजिप्टी, स्मॉल जो है 5 mm की होती है, और ब्लैक मॉस्किटो विद वाइट स्ट्रिप इसमें होता है, टाइगर मॉस्किटो भी हम लोग इसको बोलते हैं। अर्बन एरिया में मोस्टली पाया जाता है। एंड इसके अंदर जो है मल्टीपल केस एंड क्लस्टरिंग केसेस के अंदर अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि ये हाईली डोमेस्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग जो है वो एंथ्रोफिलिक होता है, और इसमें नर्वस फीडर होता है ये, और डिस्कॉर्डेंट जो है स्पेसीज होता है। इसमें ये अगर हम लोग देखें तो फीडिंग जो है वो स्ट्रांगली ये डिपेंड करता है ह्यूमन के ऊपर, और डिफरेंट जो है जो होस्ट होता है वो डिफरेंट ह्यूमन को से ये फीड करता है। इसके अलावा जो है वो अगर हम लोग डिस्कॉर्डेंट जो है स्पेसीज के बारे में अगर बात करें तो इसमें ये होता है कि जो अपना साइकिल है गोनोट्रॉपिक, जो इसका साइकिल होता है उसको कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ बाइट्स और नंबर ऑफ जो है ह्यूमन ये बाइट करता है, फीड करता है। इसमें जो है इसका जो स्पेसीज है एडिस एल्बोपिक्टस जो है वो काफी एग्रेसिव फीडर होता है, जो कि साउथर्न इंडिया में पाया जाता है। हम लोग अगर लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो लाइफ साइकिल जो होता है इसका एडिस का, इसमें बाकी के जो हमारे मॉस्किटो होते हैं उसी तरीके से इसका भी है। एडल्ट मॉस्किटो है, और यहाँ जो है सिगार शेप का जो है उसका एग है। 2 to 3 डेज में हैच होता है, लार्वा में बदलता है। 4 to 5 डेज में प्यूपा में बदलता है, और अगेन 1 to 2 डेज में एडल्ट में बदलता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। लाइफ स्पैन जो होता है ऑलमोस्ट जो है 25 से जो है इसका 1 मंथ तक होता है, और डिपेंड करता है कि किस तरीके के सीजन में है। सीजन के हिसाब से टेम्परेट अगर सीजन है तो वैसे कंडीशन में इसका लाइफ स्पैन कम होगा, और अगर मान लीजिए कि विंटर और इस तरह के सीजन में है तो कोल्ड अगर हो रहा है तो वैसे कंडीशन में लाइफ स्पैन बढ़ता है। फीडिंग हैबिट जो होता है इसका ये डे बाइटर होता है, और बाइट रिपीटेडली होता है।
क्योंकि इसको अपना जो गोनोट्रॉपिक साइकिल होता है उसको चलाने के लिए काफी बार ये बाइट करता है, और डे बाइटर होता है ये। रेस्टिंग हैबिट इसका होता है डोमेस्टिक और पेरी डोमेस्टिक एरिया में होता है। डार्क कॉर्नर्स इसके लिए जो हाइड करने के लिए होता है, हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स और जो फर्नीचर्स होते हैं हाउस होल्ड में, उन सब पे जो है इसका ये होता है, रेस्टिंग होता है। इसकी ब्रीडिंग हैबिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कंटेनर्स और जो स्मॉल वेसल्स होते हैं, वो जिसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में वाटर का कलेक्शन हो, ऐसे प्लेसेस पे इसकी ब्रीडिंग होती है। और एक जो होते हैं इसके लिव विदाउट वाटर फॉर मोर देन 1 ईयर। काफी ड्राई कंडीशन में भी विदाउट वाटर इसके एक जो है वो सरवाइव करते हैं ऑलमोस्ट 1 ईयर तक। ये हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसका जो है फेवरेट ब्रीडिंग साइट जो होता है वो स्पॉट्स है, आपको वाटर टैंक है, कलेक्शन ऑफ वाटर है, कूलर है, टायर्स है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे पानी जो है वो कलेक्ट हो सकता है और कलेक्शन थोड़ा हो, वैसे प्लेसेस में यूटेंसिल्स जो होते हैं जो बाहर रखे हुए होते हैं उनमें उसका जो है ब्रीडिंग होता है। ये फेवरेट साइट होता है। होस्ट जो होता है वो मैन मेनली होता है, और अगर मंकी जो है वो जो जंगल्स वगैरह होते हैं उसमें मलेशिया, अफ्रीका और ऐसे प्लेसेस में वो मंकी होते हैं, लेकिन मैन इसका मेन जो है रिजर्वायर होता है। बोथ सेक्स मेल फीमेल जो होते हैं इक्वली जो है वो उनको बाइट करता है, और इसमें ऑल एज ग्रुप जो होते हैं उनको इन्वॉल्व करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन बाय मॉस्किटो बाइट। इन्फेक्टेड जो है मॉस्किटो वो ह्यूमन टू ह्यूमन जो इन्फेक्टेड होगा ह्यूमन टू ह्यूमन बाइट करने से। जो भी ह्यूमन होंगे, जो भी डिजीज पर्सन होंगे उनको बाइट करेगा हेल्दी मॉस्किटो भी, तो वो इन्फेक्टेड होगा और ह्यूमन टू ह्यूमन उसका ट्रांसमिशन होगा बाय मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो रिमेन्स इन्फेक्टेड फॉर लाइफ लॉन्ग उसका जो वंस अगर मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्टेड हुआ तो लाइफ लॉन्ग वो जो है इन्फेक्टेड रहेगा। और ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन इसका होता है, जैसे इन्फेक्टेड अगर है उससे अगर जो एग हुआ तो वहां भी वो डेंगू से इन्फेक्टेड होगा, वायरस से जो है वो इन्फेक्टेड होगा। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन कैन नॉट स्प्रेड इन्फेक्शन, मैन टू मैन नहीं हो सकता है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ ट्रांसमिशन के लिए मॉस्किटो इन्वॉल्व होना चाहिए। बट कैन बी सोर्स ऑफ वायरस फॉर मॉस्किटो फॉर 6 डेज। तो मॉस्किटो तो इन्फेक्टेड होगा। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 3 to 10 डेज होता है, कॉमनली इसको हम 5 to 6 डेज देख सकते हैं। तो इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 6 डेज होगा। अगर हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो ये इसका एक पैटर्न है कि ये रेनी सीजन में इसकी ब्रीडिंग ज़्यादा होती है, और ये जो है सीजनल पैटर्न दिखाता है। ब्रीडिंग इन आर्टिफिशियल कलेक्शन, जहाँ भी वाटर होगा, स्मॉल कलेक्शन होगा, वहाँ इसकी ब्रीडिंग होगी। और ये इंडोफिलिक और इंडोफेजिक है। तो इस केस में क्या होता है कि ये फीडिंग जो है वो इंडोर कर रहा है, और रेस्टिंग जो होता है इसका वो भी हमारा इंडोर होता है। तो दोनों ही केसेज में ये जो है इंडोर होता है। लाइफ स्पैन जो है इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, जैसा हम लोग बात किए कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसमें जो है इसकी ब्रीडिंग भी तेज होगी, और उसका लाइफ स्पैन जो है वो वहाँ जब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कम होगा, और जैसे टेम्परेचर अगर कम होगा तो वैसे कंडीशन में लाइफ स्पैन जो है वो लंबा होगा। इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी इसको सपोर्ट करेगा, इसके इसकी जो ब्रीडिंग होगी, और जो फ्रीक्वेंसी होगा इसका, जो ह्यूमिडिटी इसको सपोर्ट करेगा, इसके ब्रीडिंग को सपोर्ट करेगा, और लाइफ स्पैन को भी उसको सपोर्ट करेगा। इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज ट्रांसमिशन। टेम्परेचर जैसे ज़्यादा होगा, अगर कंडीशन टेम्परेट होगा तो वैसे कंडीशन में ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इनकी ब्रीडिंग ज़्यादा होगी, और वैसे कंडीशन में जो है वो ट्रांसमिशन भी ज़्यादा होगा। रिस्क फैक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हैवी रेनफॉल जो है, वेक्टर एबंडेंस जो होगा उसकी वजह से, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होते हैं, कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है वैसे प्लेसेज में, वाटर जहाँ भी स्टोरेज प्रैक्टिस अगर वहाँ अगर
लैक हो रहा है, अगर वैसे कंडीशन में जहाँ पे उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में होगा। पॉपुलेशन मूवमेंट होगा, वन प्लेस टू अर्बन, रूरल टू अर्बन जो मूवमेंट होता है, तो पॉपुलेशन के मूवमेंट की वजह से भी जो है ये डिजीज जो है वो फैलता है, और जो है डिजीज जो है आउटब्रेक होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर के पार्ट हो गए। इसके अलावा जो है हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रेन ऑफ वायरस इन्फ्लुएंसिंग जो है मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ वेरेमिया, किस तरह का स्ट्रेन है, चारों स्ट्रेन में से कौन सा स्ट्रेन है, और वो बताएगा कि जो है ड्यूरेशन ऑफ वेरेमिया जो है वो क्या होगा, स्ट्रेन पे डिपेंड करेगा। वेक्टोरियल कैपेसिटी ऑफ वेक्टर होगा, कितना वो जो है वन प्लेस टू से दूसरे प्लेस तक उसका ट्रांसमिशन हो पाता है, ये सारी चीजें आएंगी। ससेप्टिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, यहाँ काफी बड़ा रोल है इम्यून सिस्टम का, जेनेटिक जो है और इम्यून सिस्टम कैसा है होस्ट का, इस पे भी काफी सारी चीजें जो है डिपेंड करेंगी। अगर हम लोग ये देखें कि डेंगू वायरस से जो इन्फेक्शन होता है, तो इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, तो मोस्टली मेजॉरिटी जो है वो हमारे जो केसेज होंगे एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में गए, और जो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में होंगे उनको भी आगे हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अनडिफ्रेंशिएटेड फीवर होते हैं, जिसमें हम लोगों को कॉज नहीं दिखाई दिया लेकिन फीवर वहाँ है। साथ में डेंगू फीवर आएगा, उसके काफी सारे साइन सिम्टम्स हमको मिलेंगे, और डेंगू हेमोरेजिक फीवर आएगा, डेंगू शॉक सिंड्रोम आएगा। हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। जो क्लासिक डेंगू होता है उसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक्यूट फेब्राइल इलनेस होगा, हेडेक होगा, रेट्रो ऑर्बिटल जो है वो पेन होगा, मैलेजिया होगा, अर्थलेजिया होगा। इसको हम लोग ओवरऑल ये भी बोलते हैं कि ब्रेक बॉर्न फीवर होता है ये, और इसमें हाई फीवर 5 to 6-7 डेज तक होता है, और जो सेकेंड फीवर होता है 1 to 2 डेज का इन 5% पेशेंट होता है। इसमें क्या होता है कि फैटिक डेज टू वीक्स, ये फैटिकनेस जो होता है वो डेज से वीक तक ये हो सकता है। क्लासिक जो है डेंगू 15 to 60% ऑफ इन्फेक्शंस वो कवर करता है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया ये सब 30% के करीब करीब होता है। मैक्यूलर और मैक्यूपैपुलर रैश जो होता है वो 50% केसेज में होता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम जो होता है इसमें अगर हम देखें तो कफ, सोर थ्रोट जो होता है वो 30% केसेज में देखने के लिए मिल सकता है। डेंगू फीवर में आगे हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कैसे डायग्नोसिस इसका करेंगे। तो जो हम साइन एंड सिम्टम देखें उसमें जो एक्यूट फेब्राइल इलनेस होगा, और उसके साथ साथ दो जो है वो या तो हेडेक या रेट्रोऑर्बिटल पेन, मैलेजिया, अर्थरेजिया, रैश, हिमोरेजिक जो है पैचेस दिखेंगे, ल्यूकोपेनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, राइजिंग पीसी होगा। इसमें से कोई दो जो है यहाँ होगा, और साथ में एक्यूट फेब्राइल इलनेस होगा, तो हम लोग उसको जो है डेंगू फीवर में कैटेगराइज करते हैं। उसके साथ हो एटलीस्ट जो है सपोर्टिंग सेरोलॉजिकल टेस्ट होगा, जो हमारा लैब टेस्ट होगा वहाँ कंफर्म करे, जैसे एलिवेशन और जो है सिंगल से सैंपल में हमको क्या दिखेगा, सेरोलॉजिकल टेस्ट में आईजीजी होगा, और आईजीएम जो है वो हमको वहाँ पे बढ़ा हुआ दिखेगा। ऑकरेंस एट सेम लोकेशन एंड टाइम एट कंफर्म केस ऑफ डेंगू फीवर, तो उसमें क्या होगा, या ये दिखाई दे, और साथ में ऐसा हो सकता है कि ये डेंगू फीवर जो हुआ वो उस लोकेशन में और केसेस जो हैं वो मिले हुए हों, तो क्या होगा, इससे कंफर्मेशन होगा कि अगर ऑलरेडी केस वहां दिखाई दिया है और कुछ केसेस मिले हैं, तो चांसेस हमारा ज़्यादा बन जाता है कि ये डेंगू फीवर होगा। और कंफर्म करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि किसी एक जो है हमारे डायग्नोसिस को हम लोग देखते हैं, जैसे कि आइसोलेशन ऑफ जो है डेंगू फीवर सेरम में, सीएसएफ में या ऑटोप्सी में हम लोग को दिखाई देता है। डिटेक्शन ऑफ आईजीजी एंड आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट हम लोग देखते हैं, वो हमारा होना चाहिए। आरटीपीसीआर हम लोग करते हैं, और एलिसा करते हैं। इनमें से किसी टेस्ट में हमको जो है कंफर्मेशन से हम लोग कंफर्म हो सकते हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं टॉर्निकेट हम लोग टेस्ट यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं फोर आर्म के पास जो है वो ये रैसेस दिखाई देते हैं, तो और यहाँ दिख रहे हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हिमोरेज दिख रहा है हमको, ऑर्बिट यहाँ और ऑर्बिट में स्क्लेरा जो है वो पूरा जो है यहाँ रेडनेस यहाँ पे
हेमरेज हम लोग को दिख रहा है, तो ये डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है उसके हमको ये है अपीरियंस है। इसको अगर हम लोग देखें तो WHO के हिसाब से हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर बोल सकते हैं अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो लेस देन जो है हमारा 1 लाख जो है इसका अगर ये होता है आपको प्लेटलेट काउंट जो होगा, फीवर जो है 2 to 7 डेज अगर होता है, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन विद अ पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट, जो हम लोग टेस्ट इसमें देखे हैं, टॉर्निकेट टेस्ट देखें कि हमारा फोराम में जो टॉर्निकेट लगाने के बाद जो है रैश दिखाई दे रहा है वो, तो ये पॉजिटिव अगर हम लोग को टॉर्निकेट टेस्ट दिखता है, हीमो कंसंट्रेशन और एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज अगर हमको होता है, तो हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर में। 2 to 4% ऑफ इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन सीवियर डिजीज, जो सीवियर डिजीज होते हैं उसमें 2 to 4% हमारे डिजीज डेंगू हेमरेजिक फीवर में आते हैं। मोर्टालिटी इज 10 to 20% इफ नॉट ट्रीटेड, अगर ट्रीट करते हैं ऑन टाइम और डायग्नोसिस करते हैं हम लोग सही टाइम पे, ट्रीटमेंट सही टाइम पे करते हैं, तो लेस देन 1% का मोर्टालिटी होता है। प्लाज्मा लीकेज अगर हम लोग डायग्नोस करते हैं तो ठीक, नहीं अगर नहीं करते तो वो अगर लेट करते हैं, डिले करते हैं, तो वही प्रोग्रेस करता है डेंगू शॉक सिंड्रोम में। तो हमारे जो है साइन सिम्टम के बारे में अगर देखें डेंगू शॉक सिंड्रोम में या डेंगू हेमरेजिक फीवर में, तो कॉमन हमारा डेंगू फीवर का जो साइन सिम्टम है वो तो होगा ही। इसके अलावा सीवियर कंटिन्यूअस जो है स्टमक पेन होगा, स्किन बिकम पेल होगा, स्किन बिकम पेल, कोल्ड और क्लैमी होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ और गम, एंड स्किन रैश, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग विद और विदाउट ब्लड। स्लीपनेस होगा, इसमें रेस्टलेसनेस होगा, पेशेंट फील थ्रस्टी एंड माउथ बिकम ड्राई, रैपिड वीक पल्स और डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग होगा। ये सारी चीजें जो है यहाँ एसोसिएटेड होंगी डेंगू फीवर के साइन एंड सिम्टम के साथ में। WHO का क्राइटेरिया है इसमें जिसको कैटेगराइज किया गया है कि किसको हम लोग डेंगू फीवर बोलते हैं, तो उसके साइन और सिम्टम जो हम लोग डिस्कस किए, जैसे हेडेक का होना, रेट्रोऑर्बिटल जो है पेन का होना, मैलेजिया, अर्थरेजिया, रैश होना, ये सारी चीजें तो होगी ही होगी। डेंगू अगर हम लोग DHF1 बोलते हैं, अगर हम लोग हेमरेजिक फीवर 1 अगर बोले इसके क्लासिफिकेशन के लिए, तो ये सारे क्राइटेरिया तो साथ में होंगे ही होंगे। उसके साथ टॉर्निकेट के जो टेस्ट हमारा था वो भी हमारा पॉजिटिव आएगा, आना चाहिए, और प्लाज्मा लीकेज हम लोग को एविडेंट होना चाहिए। वैसे ही इसके अंदर जो है हमारा ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दिखना चाहिए, प्लेटलेट जो है उसका काउंट लेस देन 1 लाख होगा। और इसके बाद जो है अगर हम लोग देखें इसके अगर टाइप 2 को अगर हम लोग देखते हैं, तो इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सारे साइन जो है डेंगू फीवर के होंगे, और उसके साथ हमारा जो है ब्लीडिंग होगा, स्किन से, अदर ऑर्गन से होगा, और इसके अलावा जो होगा एब्डोमिनल पेन, ये उसके साथ एसोसिएटेड होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वहां भी दिखाई देगा लेबोरेटरी फाइंडिंग में। DHF3 और 4 जो है उसको हम लोग इस तरीके से डेंगू शॉक सिंड्रोम में काउंट करते हैं। 1 और 2 जो है हमारे डेंगू हेमरेजिक फीवर में, और DHF जो है 3rd और 4th जो हमारा कैटेगरी है वो शॉक सिंड्रोम में हम लोग काउंट करते हैं। ये WHO का क्लासिफिकेशन है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी अगर हम लोग देखें, तो इन्फेक्टेड पर्सन जो होते हैं विद डेंगू बिकम्स इन्फेक्टेड टू मॉस्किटोज 6 to 12 आवर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। तो जो हमारा ऑनसेट ऑफ डिजीज है उसके 6 to 12 आवर जो है से जो होस्ट है, ह्यूमन है, इन्फेक्टेड अगर है, तो वो मॉस्किटो को जो है इन्फेक्टेड कर रहा है, रिमेन सो अप टू 3 to 5 डेज, उतना उसका जो है कम्युनिकेबिलिटी होगा। लेबोरेटरी जो है डायग्नोसिस फॉर डेंगू हम लोग बात की है अभी, RT-PCR होता है, वायरस आइसोलेशन इसके अंदर हम लोग करते हैं, एलिसा टेस्ट करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और सेलोलॉजिकल टेस्ट इसके अंदर हम लोग करते हैं, IgM IgG इसमें देखते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, और प्लेटलेट काउंट हम लोग इसमें देखते हैं। मैनेजमेंट का अगर हम लोग बात करें, तो अर्ली रिपोर्टिंग ऑफ द सस्पेक्टेड डेंगू फीवर हम लोगों को करना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल हम लोगों को उसका डिटेक्शन होना चाहिए, और नो स्पेसिफिक थेरेपी, इसके लिए जो है ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है, हम लोग इसको जो है सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं।
इसके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं, और एक्यूट फेज में, और कोल्ड जो है स्पॉन्जिंग हम लोग कराते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रहे। एंटीपायरेटिक हम लोग यूज करते हैं टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर। एस्पिरिन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। एस्पिरिन का जो है हम लोग यूज अवॉइड करते हैं। गैस्ट्रिक वोमिटिंग और एसिडोसिस जो है, प्लेटलेट डिस्फंक्शंस, ये सारी चीजें वहाँ इसकी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं। इन डेंगू शॉक सिंड्रोम द फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिकमेंडेड, हम लोग यहाँ क्या क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग जो है रिप्लेसमेंट ऑफ प्लाज्मा लॉस करते हैं, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबोलाइट जो है डिस्टर्बेंस, उसको हम लोग करेक्ट करते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के पार्ट में अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो है ये एक जो है इंटीग्रेटेड जो है वो पूरा का पूरा इसमें प्रिवेंशन पार्ट होता है। और कलेक्टिवली जो है, जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, फैमिली है, कम्युनिटी है, गवर्नमेंट साइड है, ये सब एक साथ मिल करके इंटीग्रेट होकर के और इसके प्रिवेंशन में काम करें, तभी जो है इसका बेहतर आउटकम हम लोग को मिलता है, और इसका इपिडेमिक जो है उसको स्प्रेड करने से हम लोग रोक सकते हैं। तो यहाँ हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि हर एक लेवल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हाउस होल्ड लेवल पे हम लोग बात करते हैं तो वहाँ क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होना चाहिए, एडल्ट मॉस्किटो को जो है वो सेफ्टी मेजर जो होता है, जैसे एरोसोल इसका यूज करके जो फ्यूमिगेशन वगैरह होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके एडल्ट को किल करते हैं। जो भी हम लोग जैसे प्रिवेंशन पार्ट में मलेरिया का हम लोग यूज करते हैं, बाकी मॉस्किटो का जो हम लोग कर रहे हैं, वही सब चीज हम लोग यहाँ भी यूज करें। तो यहाँ क्या हुआ, हम लोग एडल्ट मॉस्किटो को किल किए, और प्लीज